नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 10 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से स्वच्छ जल पहुंचाया गया। गोवा के पणजी में हर घर जल उत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। जल जीवन मिशन में सबका प्रयास और प्रौद्योगिकी के उपयोग की प्रधानमंत्री ने सराहना की। गोवा को हर घर जल वाला पहला राज्य बनने पर बधाई दी। देश में 1 लाख से अधिक गांव ODF प्लस हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेनाओं से पूर्ण समर्पण के साथ राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। कहा, सीमाएं सुरक्षित रहने पर ही कोई देश सफलता हासिल कर सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आबकारी मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित 15 आरोपियों की सूची जारी की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार आज देश भर में धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। खेल मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ और एशियाई फुटबॉल परिसंघ से भारतीय क्लबों को निर्धारित फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने की अनुमति देने का अनुरोध किया। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में कोलकाता में फुटबॉल क्लब गोवा ने भारतीय वायुसेना को 1-0 से पराजित किया और क्रिकेट में 3 मैचों की श्रृंखला में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच कल हरारे में खेला जाएगा। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं लवलीन निगम। देश में 10 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से स्वच्छ जल पहुंचा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पणजी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल उत्सव को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करते हुए ये बात कही। इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने गोवा को हर घर जल वाला पहला राज्य और दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव को हर घर जल वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बनने पर बधाई दी। दादरा नगर हवेली एवं दीव और दमन भी हर घर जल सर्टिफाइड केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। बीते कुछ वर्षों में देश के हर बड़े मिशन में गोवा अग्रणी भूमिका निभाता जा रहा है। गोवा की जनता जिस प्रकार हर घर जल मिशन को आगे बढ़ाया है, वह पूरे देश को प्रेरित करने वाला है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि मात्र 3 साल में 7 करोड़ ग्रामीण घरों को नल से जल पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृतकाल की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि आजादी के 7 दशक के बाद केवल 3 करोड़ घरों में ही ये सुविधा थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृतकाल में देशवासियों को हर घर जल पहुंचाने के सरकार के अभियान की ये बड़ी सफलता है। ये सबका प्रयास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आज देश के 10 करोड़ ग्रामीण परिवार पाइप से स्वच्छ पानी की सुविधा से जुड़ चुके हैं। 10 करोड़ ग्रामीण परिवार एक घर जल पहुंचाने की सरकार के अभियान की एक बहुत बड़ी सफलता है। ये सबका प्रयास का बेहतरीन उदाहरण भी है। मैं इस उपलब्धि के लिए हर देशवासी को और विशेषकर माताओं बहनों को बधाई देता हूं। देश के 1 लाख से अधिक गांव ODF प्लस घोषित किए गए हैं। इसका अर्थ है कि इन गांवों ने खुले में शौच से मुक्त होने की अपनी स्थिति और सुदृढ़ की है। एक रिपोर्ट। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि इन गांवों ने खुले में शौच मुक्त का अपना स्तर निरंतर बनाए रखा है। उन्होंने ठोस तथा तरल कचरे के प्रबंधन के लिए प्रणालियां कायम की हैं। ये गांव स्वयं को अधिक स्वच्छ, हरित और स्वस्थ बनाए रखने की दिशा में काम कर रहे हैं। तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश 5 ऐसे प्रमुख राज्य हैं जहां अधिकतम गांव ODF प्लस घोषित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 वर्ष पहले स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया था। इसका लक्ष्य देश के गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाना था। मंत्रालय के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। समाचार कक्ष से अलका सिंह।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेनाओं से पूर्ण समर्पण के साथ राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा को बनाए रखने को कहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमाएं सुरक्षित होने पर ही देश अपनी पूर्ण क्षमता से सफलता हासिल कर सकता है। रक्षा मंत्री ने आज इम्फाल में असम राइफल्स के मुख्यालय में भारतीय सेना और असम राइफल्स के जवानों के साथ बातचीत की। रक्षा मंत्री को घुसपैठ की रोकथाम के उपायों और इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत म्यांमार सीमा पर किए जा रहे सीमा प्रबंधन कार्यों की जानकारी दी गई। श्री सिंह ने मणिपुर की सुरक्षा व्यवस्था सुधारने में साहस और निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाने वाले अधिकारियों और सैनिकों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना और असम राइफल्स के सैनिकों के बीच खड़े होना गर्व की बात है। मैं आपके प्रोफेशन को मोर देन प्रोफेशन मानता हूँ, मोर देन सर्विस मानता हूँ। जरूरत पड़ने पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने की तड़पन और इच्छा यदि किसी के अंदर होती है तो हमारे भारत के सेना के जवानों के अंदर होती है। इसलिए आपने आजादी की लड़ाई में जो भी नौजवान लड़े उस समय, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां, खुदीराम बोस, इन सब सारे लोगों का नाम सुना हो। ये जानते थे कि यह काम करूंगा उसका अंजाम हमारी मौत है, फिर भी लड़ते रहे। रक्षा मंत्री ने रेड शील्ड डिवीजन की स्थापना के बाद से ही 1971 के युद्ध, श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की भूमिका और वर्तमान भूमिका में इसके योगदान की सराहना की। रक्षा मंत्री 2 दिन के दौरे पर इम्फाल में हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ नई आबकारी नीति में नियमों के कथित उल्लंघन और प्रक्रियागत खामियों को देखते हुए प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिकी में 14 अन्य व्यक्तियों के भी नाम हैं, जिनमें आबकारी विभाग और शराब कंपनी के अधिकारी, अज्ञात लोक सेवक और प्राइवेट व्यक्ति शामिल हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आबकारी नीति में नियमों के उल्लंघन और प्रक्रियागत खामियों को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई ने आज मनीष सिसोदिया के निवास सहित दिल्ली एनसीआर में कई स्थानों पर छापे मारे। छापों के दौरान श्री सिसोदिया ने कहा कि वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे ताकि सच सामने आ सके। उन्होंने कहा कि अभी तक उनके खिलाफ अनेक मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन किसी मामले में कुछ भी नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ने कहा कि कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति अपने को निर्दोष सिद्ध करने के चाहे जितने प्रयास करे, लेकिन वो फिर भी भ्रष्ट रहेगा। श्री ठाकुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई पहला मामला नहीं है। श्री ठाकुर ने कहा कि दिल्ली में शराब की दुकानों में भारी भ्रष्टाचार है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और अल बद्र को धन मुहैया कराने के मामले में मोहम्मद यासीन को गिरफ्तार किया है। यासीन हवाला लेन देन में एजेंट के रूप में कार्य करता था। दिल्ली पुलिस ने जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के साथ संयुक्त अभियान में यासीन को गिरफ्तार किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथ भाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 10 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से स्वच्छ जल पहुंचाया गया। गोवा के पणजी में हर घर जल उत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। जल जीवन मिशन में सबका प्रयास और प्रौद्योगिकी के उपयोग की प्रधानमंत्री ने सराहना की। गोवा को हर घर जल वाला पहला राज्य बनने पर बधाई दी। देश में 1 लाख से अधिक गांव ओडीएफ प्लस हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेनाओं से पूर्ण समर्पण के साथ राष्ट्र ध्वज की गरिमा बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। कहा, सीमाएं सुरक्षित रहने पर ही कोई देश सफलता हासिल कर सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आबकारी मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित 15 आरोपियों की सूची जारी की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार आज देश भर में धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़।
खेल मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ और एशियाई फुटबॉल परिसंघ से भारतीय क्लबों को निर्धारित फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने की अनुमति देने का अनुरोध किया। ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट में कोलकाता में फुटबॉल क्लब गोवा ने भारतीय वायुसेना को 1-0 से पराजित किया और क्रिकेट में 3 मैचों की श्रृंखला में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल हरारे में खेला जाएगा। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 अगले वर्ष जनवरी में इंदौर में आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्विटर पर कहा कि दूतावास, पासपोर्ट और वीजा प्रभाग के सचिव औसफ सईद और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित थे। प्रवासी भारतीय दिवस देश के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये दिवस 1915 में 9 जनवरी को महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 209 करोड़ 27 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.58% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 199 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की सेवा 1 साल के लिए बढ़ा दी है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने श्री भल्ला को गृह सचिव के रूप में 22 अगस्त 2023 तक 1 वर्ष की अवधि के लिए सेवा विस्तार को मंजूरी दी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। लखनऊ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पवित्र शहर में पर्यटकों और भक्तों के लिए कई सुविधाओं का उद्घाटन किया है। नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव से जुड़े भजन इस समय पूरे मथुरा शहर और आसपास के इलाकों में गुंजायमान हैं। हर श्रद्धालु वृंदावन, गोकुल, नंदग्राम, गोवर्धन और बरसाना के मंदिरों की ओर बढ़ रहा है, जहां आधी रात को होने वाले कृष्ण जन्मोत्सव समारोह के लिए फूलों और बिजली की लाइटों से हर मंदिर की सजावट की गई है। लाखों श्रद्धालु कृष्ण जन्मभूमि में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होने के लिए मौजूद हैं। बड़ी संख्या में विदेशी भक्त भी कृष्ण के भजनों की धुन पर झूम रहे
हैं। दूसरे शहरों में भी लोगों ने अपने अपने घरों में भगवान कृष्ण की झांकियां सजाई हैं और बेसब्री के साथ मध्य रात्रि का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज कान्हा की नगरी मथुरा पहुंचे और गर्भगृह में प्रभु के दर्शनों के बाद भागवत भवन गए। उन्होंने वृंदावन में अन्नपूर्णा भोजनालय का भी उद्घाटन किया, जहां प्रतिदिन 5000 लोगों की एक साथ भोजन करने की व्यवस्था रहेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार। मुंबई समेत समूचे महाराष्ट्र में 2 वर्ष बाद पूरे जोश के साथ दही हांडी उत्सव मनाया जा रहा है। मुंबई और ठाणे में विभिन्न गोविंदा टीमें लोगों का दिल जीत रही हैं और आयोजकों द्वारा घोषित नकद पुरस्कार जीत रही हैं। कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उडुपी शहर की पहचान भगवान कृष्ण के मंदिर के रूप में है। आज रात 12 बजे के बाद कृष्ण भगवान की पूजा आराधना आरंभ होगी। मिट्टी के कृष्ण की मूर्ति को दूध और पानी से अभिषेक किया जाएगा और अर्घ्य प्रदान होगा। कल सुबह मूर्ति विसर्जन मध्वा सरोवर में होगा। स्नान के बाद चकली और लड्डू के प्रसाद का वितरण होगा और विट्ठल पिंडी और श्री कृष्ण लीला और मसुरु कुड़िके यानी दही हांडी को डंडे से मारने की प्रथा का अनुसरण होगा। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। गुजरात में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हर तरफ धूम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि द्वारिका के मंदिर सहित अन्य मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। कोविड-19 महामारी की तीव्रता में कमी के चलते द्वारका और डाकोर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में भक्तों के शामिल होने की उम्मीद है। द्वारका में सुबह की मंगला आरती और पूजा के बाद भक्त शयन भोग, शयन आरती और महाभोग का दर्शन कर रहे हैं और मध्यरात्रि के दौरान श्री कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल होंगे। द्वारका देवस्थान समिति ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम की लाइव वेबकास्टिंग करने की व्यवस्था की है। अहमदाबाद के 16 भागवत विद्यापीठ, इस्कॉन मंदिर और श्री हरे कृष्ण मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु विशेष पूजा और समारोह में शामिल हो रहे हैं। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जन्माष्टमी के अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर इस महीने की 22 से 27 तारीख के बीच ब्राजील, पैराग्वा और अर्जेंटीना की सरकारी यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्री की यह दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र की पहली यात्रा होगी। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर इन देशों के शीर्ष नेताओं और विदेश मंत्रियों के साथ भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि डॉक्टर जयशंकर पैराग्वा में भारतीय दूतावास के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। ब्राजील और अर्जेंटीना में वे इन देशों के विदेश मंत्रियों के साथ संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता भी करेंगे। देश के सबसे बड़े लोक सेवा प्रसारक के रूप में आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष में श्रोताओं के लिए सूचना और समाचार का विश्वस्त माध्यम बना हुआ है। देश के 1 अरब 30 करोड़ से अधिक लोगों तक इसकी पहुंच है। आकाशवाणी आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव मना रहा है। आकाशवाणी से प्रसारित गाथाएं स्वतंत्रता के बाद से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की यात्रा को दर्शाती हैं। इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देश के पहले आम चुनाव की झलकियां। ये चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच हुआ था। इसी दौरान राज्य विधानमंडल के चुनाव भी कराए गए थे। स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनावों की तैयारी एक बहुत बड़ा कार्य था। दुनिया में इससे पहले इस पैमाने पर कोई चुनाव नहीं हुआ था। इस चुनाव में करीब 17 करोड़ पात्र मतदाता थे, जिन्हें करीब 3200 विधायकों और लोकसभा के 489 सदस्यों का चुनाव करना था। इन पात्र मतदाताओं में से केवल 15% मतदाता ही साक्षर थे। Though the elected leaders of a free nation enjoy the confidence of their people, it is the people themselves, unknown and unsung, who weave and wear the fabric of democracy. What follows here is a record of such a people, the people of our nation who played a worthy, active part in a great experiment, the experiment of free India's first general election. संविधान ने पुरुषों और महिलाओं सहित देश की पूरी आबादी को
मतदान का अधिकार दिया था। उस समय यूरोप के कई देशों में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार तक नहीं था। The aims and ideals that became reality on our attaining independence were well expressed through the Adult Franchise Clause, incorporated in our Constitution. Universal adult franchise, a phrase that became a fact, a phrase which conferred on nearly half our total population the right to vote, the right to frame the form of government most suited to our needs. For a nation that had emerged so recently from foreign rule, it was a big step, a bold step forward. चुनावों के दौरान निर्वाचन आयोग ने संविधान, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, मतदाता पंजीकरण और मतदान प्रक्रिया पर जनता को जागरूक करने के लिए आकाशवाणी का उपयोग किया। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। 21 अगस्त को प्रसारित होने वाले हमारे कार्यक्रम का विषय है बुजुर्गों का खान पान। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं। ये आकाशवाणी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के नेतृत्व में संसदीय प्रतिनिधि मंडल कनाडा के हैलिफैक्स में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लेगा। यह सम्मेलन कल से शुरू होकर 26 अगस्त तक चलेगा। सम्मेलन में देश के राज्य विधानमंडलों के 23 पीठासीन अधिकारी और 16 सचिव भी शामिल होंगे। विश्व मानवतावादी दिवस आज मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में मानवीय सहायता की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाना है। विश्व मानवतावादी दिवस मानवीय मामलों और मानवीय भागीदारों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर ने वर्चुअल माध्यम से 2 दिन के लद्दाख शिक्षा मेला 2022 का उद्घाटन किया। लद्दाख विश्वविद्यालय से संबद्ध 6 महाविद्यालयों के परिसरों में आयोजित मेले में युवाओं की रोजगार सक्षमता पर ध्यान केंद्रित किया गया। उपराज्यपाल ने घोषणा की कि केंद्र शासित प्रदेश के युवाओं के विकास के लिए शिक्षा मेला हर वर्ष मनाया जाएगा। श्री माथुर ने इस अवसर पर लद्दाख कौशल विकास पोर्टल का भी शुभारंभ किया। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2022 में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है। यह अभ्यास अगले महीने की 8 तारीख तक डार्विन में आयोजित किया जा रहा है। ये एक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास कार्यक्रम है जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना द्वारा द्विवार्षिक रूप में किया जाता है। खेल मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा और एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC से भारतीय क्लबों श्री गोकुलम केरला FC और ATK मोहन बागान को निर्धारित फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। फीफा और AFC को एक ईमेल में खेल मंत्रालय ने लिखा है कि श्री गोकुलम केरल FC पहले से ही उज्बेकिस्तान में है जब फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पर प्रतिबंध लगाया था। फीफा और AFC से अनुरोध किया गया है कि युवा खिलाड़ियों के हित में टीमों को खेलने की अनुमति दी जाए। इस बीच मंत्रालय ने उज्बेकिस्तान में भारतीय दूतावास से भी संपर्क किया है। श्री गोकुलम केरला FC दक्षिण उज्बेकिस्तान के कारशी में अपने निर्धारित मैचों से पहले ही उज्बेकिस्तान पहुंच चुका था। ATK मोहन बागान को अगले महीने की 7 तारीख को बहरीन में AFC कप 2022 में भाग लेना है।
डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में ग्रुप बी में केरल ब्लास्टर्स और सुदेव दिल्ली के बीच मैच 1-1 गोल की बराबरी पर रहा। इससे पहले आज कोलकाता में ग्रुप ए के मैच में फुटबॉल क्लब गोवा ने भारतीय वायुसेना को 1-0 से पराजित किया। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल हरारे में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:45 से शुरू होगा। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। पहले मैच में शिखर धवन के 81 और शुभमन गिल के 82 रन की शानदार पारी से भारत ने 192 रन बनाकर 10 विकेट से जीत दर्ज की थी। त्रिपुरा में सीमा सुरक्षा बल की 145वीं बटालियन के एक हेड कांस्टेबल की आज पानी सागर सेक्टर में मौत हो गई। ये घटना उस समय हुई जब बल के गश्ती दल पर नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के विद्रोहियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। गश्ती दल और विद्रोहियों के बीच गोलीबारी के बाद विद्रोही घने जंगल की आड़ में घटनास्थल से भागने में सफल रहे। गोली लगने से घायल हुए हेड कांस्टेबल गिरजेश कुमार को हेलीकॉप्टर से अगरतला ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने रोहिंग्या के मुद्दे पर दिल्ली सरकार की कड़ी आलोचना की है। श्री ठाकुर ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली में आए रोहिंग्या घुसपैठियों को निःशुल्क बिजली, पानी और राशन उपलब्ध करा रही है। श्री ठाकुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी वोट बैंक के खातिर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। हम जब सत्ता में नहीं थे तब भी और आज सत्ता में है तब भी एक ही नीति, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सुरक्षा प्रथम, राष्ट्र की सुरक्षा को हम सबसे आगे लेकर चलते हैं। इंडिया फर्स्ट की नीति को लेकर चलते हैं। लेकिन कुछ लोग जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी जैसी लोग सरकार बनाते हैं, उनके लिए रोहिंग्या घुसपैठी प्राथमिकता हो जाती है। हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा आज भी प्राथमिकता है, आगे भी प्राथमिकता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान अफगान लोगों के प्रति किए गए वायदे पूरे करने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि अनेक विदेशी लड़ाके अफगानिस्तान में लौट आए हैं। अफगान समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में श्री बोल्टन ने बताया कि अमेरिका और तालिबान के बीच वर्ष 2020 के दोहा समझौते पर हस्ताक्षर करने का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फैसला बड़ी भूल थी। उन्होंने कहा कि तालिबान का उद्देश्य ये था कि वो अमेरिका और नेटो अफगानिस्तान से बाहर चले जाएं। ओडिशा के कई जिले अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बाढ़ग्रस्त जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और वहां के लोगों के लिए 15 दिन के राहत की घोषणा की। इस बीच महानदी का जलस्तर धीरे धीरे घटना शुरू हो गया है। लाखों लोग तटीय जिले के निचले क्षेत्र में अब भी फंसे हुए हैं। मौसम विभाग ने आज से बाढ़ग्रस्त जिलों में तेज बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। और अब कल के मौसम पूर्वानुमान पर एक नजर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुंबई में बादल छाए रहने के साथ मध्यम वर्षा के आसार हैं। तापमान 25 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। चेन्नई में भी बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर और गिलगित में बादल छाए रहेंगे। लेह में आसमान साफ रहेगा। जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और मुजफ्फराबाद में गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल, आइजोल, शिलंग, कोहिमा, गंगतोक और ईटानगर में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। आज विश्व फोटोग्राफी दिवस है। फोटोग्राफी एक ऐसी कला है जिससे आप किसी क्षण को कैमरे में कैद करके हमेशा के लिए यादगार बना सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 10 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से स्वच्छ जल पहुंचाया गया। गोवा के पणजी में हर घर जल उत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। जल जीवन मिशन में सबका प्रयास और प्रौद्योगिकी के उपयोग की प्रधानमंत्री ने सराहना की। गोवा को हर घर जल वाला पहला राज्य बनने पर बधाई दी। देश में 1 लाख से अधिक गांव ODF प्लस हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेनाओं से पूर्ण समर्पण के साथ राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। कहा, सीमाएं सुरक्षित रहने पर ही कोई देश सफलता हासिल कर सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आबकारी मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित 15 आरोपियों की सूची जारी की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार आज देश भर में धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़।
खेल मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ और एशियाई फुटबॉल परिसंघ से भारतीय क्लबों को निर्धारित फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने की अनुमति देने का अनुरोध किया। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में कोलकाता में फुटबॉल क्लब गोवा ने भारतीय वायुसेना को 1-0 से पराजित किया। और क्रिकेट में 3 मैचों की श्रृंखला में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच कल हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।